देखिए आपका कल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया जा रहा था भाई, उसमें आपका सर हेनरी मेन का बताया जा रहा था, और आपका सर हेनरी मेन के बारे में फिर एक बार समझ लीजिए तब आगे बढ़ा जाए। सर हेनरी मेन जो है ये ब्रिटिश या इंग्लैंड के ऐतिहासिक विचारधारा के फादर या पिता माने जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये शुद्ध ये विकासवादी ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक है या पिता है, ये कह सकते हैं। विकासवादी मैं बताया था, इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये लास्ट में कानून बनाने की वकालत करते हैं, अर्थात ये कहते हैं कि समाज में अंत में विधि का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है, केवल प्रथा से नहीं। तो शुरुआत कैसे होती है समाज में कानून की? इन्होंने आपका रोमन विधि, कौल्टिक विधि, हिंदू विधि और इंग्लिश विधि का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद आपका कैसे विधि का इन विधियों में विकास होता है ये बताया। इन्होंने विधि के विकास के लिए समाज को दो वर्गों में बांटा, यानी कि इन्होंने विधि का तुलनात्मक अध्ययन किया, ये पूछा जा चुका है, और आपका दो भागों में बांटा। कौन कौन समाज हमने बताया था? एक स्टैटिक यानी कि प्राचीन या आदिम या स्थिर, और दूसरा विकासशील समाज। इन समाजों में विधि का विकास कैसे होता है इन्होंने बताया कि कुल विधि का विकास 7 चरणों में होता है। आदिम समाज में विधि का विकास 4 चरणों तक, और विकासशील समाज में विधि का विकास 4 चरणों तक तो होता ही है, उसके बाद 3 चरण और बढ़ते हैं। तो वही आपका क्रम याद करना पड़ेगा भाई। पिछली बार आपका जे में क्रम पूछा था, फिर एक बार क्रम हम बता देते हैं। पहला क्रम आपका है थेमिस्ट शब्द बताया गया, इसका मतलब क्या हुआ। दूसरा आपका प्रथा बताया गया। तीसरा विधि का ज्ञान पुरोहितों द्वारा, और चौथा बताया गया संहिताकरण या कोडिफिकेशन। आपका कोडिफिकेशन के बारे में बताया गया था, कल डिटेल में बताया गया था। इन 4 चरणों तक आपका प्राचीन समाज में विधि का विकास और गतिशील समाज में विधि का विकास समान तरीके से होता है, यानी कि कोई अंतर नहीं रहता। हेलो, अभी हम फोन करते हैं 1 घंटा बाद आपको, क्लास में है। देखिए 4 चरणों तक होता है। फिर ये बताते हैं कि जो आदिम समाज है उसमें विधि का विकास संहिताकरण या कोडिफिकेशन पर रुक जाता है, और जो विकासशील समाज है उसमें विधि का विकास और 3 चरणों तक होता है, और वहीं 3 चरण याद रखना है। पहला आपका मिथक यानी कि फिक्शन, दूसरा आपका साम्य, और तीसरा विधायन यानी कि लेजिस्लेशन। अब इसी को आपको बताया जा रहा था। ये विकास जो विधि का होता है केवल और केवल किस सोसाइटी में होता है? स्टैटिक नहीं, आदिम नहीं, किस में? विकासशील या गतिशील, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ये याद रखना है। अब आइए इनको देखा जाए भाई, तीनों हम बता रहे थे, इसी को बताया जा रहा था। मिथक यानी कि मिथक का मतलब ये हुआ मिथक का मतलब ये हुआ कि अब कानून कुछ झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ता है। वास्तव में वे बातें सत्य नहीं रहती, लेकिन समाज उन्हें क्या मान लेता है? सत्य, यानी कि झूठ को सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। और कई उदाहरण बताया गया, आपका निगम का उदाहरण बताया गया, और केस भी बताया गया सालोमन का।
इसके बाद मूर्ति यानी कि देव प्रतिमा, उसको भी व्यक्ति माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन है इसमें, राजा मर गया और राजा क्या हो, चिरायु हो। तो जब मर गया तो चिरायु कहाँ से होगा? फिर भी इंग्लैंड वाले कहते हैं कि राजा मर गया और राजा क्या हो, चिरायु। ये उदाहरण बताया जा चुका है भाई पूरी तरह कल। जो आपका स्टोन महोदय का इस पर एक कोटेशन है कि जो ये मिथक है आपका विधिक परिवर्तन को वस्त्रावृत करने वाला कपड़ा है, यानी कि कपड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि कानून में बदलाव हो जाता है, लेकिन उस पर ये मिथक एक कपड़ा लगा देता है ताकि समाज को बदलाव की जानकारी न हो। इसका मतलब ये हुआ कि स्टोन महोदय कहते हैं मिथक या मिथ्या या फिक्शन के बारे में कोटेशन आ सकता है कि जो मिथक है वह विधि में परिवर्तन को वस्त्रावृत माने ऊपर से क्या लपेट देना, ये कपड़ा लपेट देता है। कपड़ा लपेट देने का मतलब ये हुआ कि कानून में परिवर्तन तो हो गया है, लेकिन आभास लोगों को नहीं होता कि कानून बदल गया है। और ये मिथक के कारण, क्योंकि आपका देव प्रतिमा या निगम या राजा मर गया, राजा चिरायु हो, कानून बदल गया लेकिन आभास लोगों को नहीं हुआ। ये कहते हैं, कमेंट करते हैं, कौन करते हैं सर हेनरी मैन पर? स्टोन। तो भाई ये भी कमेंट आ सकता है, जैसे ही कपड़ा उपड़ा दिखे आपका क्या करेंगे, स्टोन मारेंगे। इसके बाद आपका सर हेनरी मैन कहते हैं कि विकासशील समाज में जो छठवां चरण होता है वह इक्विटी का होता है, साम्या का होता है। इसको फिर से आपका बताया जाए इक्विटी के बारे में हल्का सा बताया गया था, फिर एक बार हम बता रहे हैं, तब लास्ट में विधायन। उसके बाद इनका जो सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट बताया जाएगा और तमाम अनुच्छेदों को और कानूनों को ऐड करना है। भाई इंटरव्यू के लिए भी तैयार रखे अभी से। आपका स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है इनका। देखिए आपका भाई इक्विटी क्या होती है, पहले ये समझिए। जो ये इक्विटी शब्द है ये लैटिन के इक्विटास से बनी है, याद रखिए। इक्विटी शब्द लैटिन के किससे बनी है? इक्विटास से। इक्विटास का शाब्दिक अर्थ होता है समतल करना। समतल करना मतलब बराबर करना। बराबर करना मतलब कि छील कर एक समान कर देना। जैसे कि आर्टिकल 14 आप कह सकते हैं कि विध के समक्ष क्या होगी? समता। तो आप कह सकते हैं कि समता ही साम्य है, क्योंकि साम्य समता से प्रसन्न होता है और असमता से क्या होता है? नाराज। कई विद्वानों ने तो इक्वलिटी को ही, समता को ही क्या मान लिया है? साम्य। तो आखिर साम्य करता क्या है? साम्य की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका मुख्य कार्य क्या है? और जब बिहार में जाएंगे, या बिहार में तो प्री में भी है, मेंस में, और यूपी में आपका केवल मेंस में है, प्री में नहीं है। तो इक्विटी के कुछ सिद्धांत हैं और मुख्य रूप से 12 सिद्धांत हैं। लेकिन इक्विटी कैसे जन्म ली और ये होती क्या है, कल भी मैं बताया था, फिर एक उदाहरण बता रहा हूँ। जो साम्य होता है वह कभी भी विधि के ऊपर प्रिवेल नहीं करता। यानी कि जहाँ कानून हो और साम्य हो तो कौन लागू होगा? कानून लागू होगा। लेकिन जहाँ कानून न हो या जहाँ कानून का अभाव हो, जहाँ कानून में कमी हो, इक्विटी केवल उस कमी को क्या करती है? पूर्ति। इक्विटी का जहाँ तक है, इक्विटी आपका बिहार में पूछा भी गया था इस बार
इक्विटी किस पर आधारित है, गुड कंसेंस पर या अंतःकरण पर। पूछा गया था, याद रखिएगा। इक्विटी अगर पूछे किस पर आधारित है तो क्या मार्क कराएंगे, अंतःकरण, इसी बार आया था। जहाँ तक बैठिए भाई, जहाँ तक इक्विटी के विकास की बात है, या आप कह सकते हैं कि साम्य के विकास की बात है, जो साम्य का विकास हुआ वह देखिए मोबाइल हटा लीजिए। जहाँ तक साम्य के विकास की बात है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बिहार बनाया है, सतर्क रहना है। साम्य की उत्पत्ति या जन्म किस देश में हुआ, तो कल भी बताया गया, रोम में, गलत न हो। तो रोम में किसने किया, प्रेटरों ने। जो ये इस समय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आप लोग सीआरपीसी में पढ़ते हैं, उसी को उस समय रोम में प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, प्रेटर। तो प्रेटर करते क्या थे, थोड़ा ध्यान से समझिए। प्रेटर ये करते थे कि राजा ने जो कानून बनाया और अगर कोई नई समस्या आ गई और उस समस्या का निदान कानून में नहीं होता था, तो प्रेटर अंतःकरण के आधार पर, यानी कि जो दिल से बात निकलती थी उस आधार पर वह फैसला दे देते थे। तो जो न्यायपूर्ण हो, माने जस्ट हो, जस्टिस, या जो आपका कह सकते हैं उचित हो, जो अंतःकरण से बात निकले, वही क्या कहलाती है, इक्विटी। बस एक लाइन, यानी कि किसी बिंदु पर आपका मन क्या कह रहा है, यानी कि अंतर आत्मा क्या गवाही दे रही है, तो जो अंतर आत्मा गवाही देगी उसी को एक लाइन में हम क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं, साम्या कहते हैं। साम्या का विकास ही हुआ कि विधि की कमियों की पूर्ति किया जाए। ये विधि का विरोधी नहीं है, बल्कि क्या करता है, विधि के पीछे चलता है। और आपका मेन बताते हैं कि इसका विकास रोम में प्रेटरों ने किया विधि के कमी को दूर करने के लिए, और इंग्लैंड में इसका प्रयोग चांसरी न्यायालय ने किया। तो पूछा गया बिहार में भाई, माने साम्य न्यायालय कौन कहा जाता था, तो चांसरी, ये याद करके जाना पड़ेगा, कौन सा, चांसरी। देखिए, चांसरी न्यायालय को 2 कानून बनाकर इंग्लैंड में समाप्त कर दिया गया, वो भी बिहार में पूछा गया है। और वह 2 कानून हैं, द जुडिकेटर एक्ट 1873 और द जुडिकेटर एक्ट 1875, यानी कि हिंदी में कहा जाए न्यायतंत्र अधिनियम 1873 और न्यायतंत्र अधिनियम 1875। साम्य न्यायालय को समाप्त किया गया, साम्य को नहीं, ये ना कह दीजिएगा कि साम्य ही समाप्त हो गई। किसको समाप्त किया गया इंग्लैंड में कानून बनाकर, न्यायालय को, साम्य को नहीं। साम्य आज भी लागू है और पूरे जोर शोर से चलती है। अंत में आइए, आपका सर हेनरी मेन अंत में कहते हैं कि जब समाज का विकास हो जाता है ज़्यादा, तो जल्दी से जल्दी परिवर्तन लाने के लिए आपका विधायन या लेजिस्लेशन पारित किया जाता है। विधायन या कानून के बनाने के कारण समाज में जल्दी से जल्दी समस्याओं का क्या किया जाता है, समाधान। इसका मतलब ये हुआ कि जहां सेवनी विधायन के घोर विरोधी हैं, लेकिन सर हेनरी मेन ये बताते हैं कि अंत में लेजिस्लेचर या लेजिस्लेशन या विधायन की आवश्यकता पड़ती है। और क्यों पड़ती है, ताकि जल्दी से जल्दी कानून बनाकर समाज में क्या लाया जाए, परिवर्तन। अब वर्तमान समय से आप जोड़ लीजिए आपका, तो वर्तमान समय में अगर हम जोड़ेंगे तो संसद तमाम कानून बना रही है, राज्य विधानमंडल बना रहा है। इसीलिए विधान बना रहा है कि तुरंत
आपका समाज में क्या लाया जाए, परिवर्तन। जैसे कृषि कानून हो गया, ट्रिपल तलाक पर कानून हो गया, जितने कानून हैं, यानी कि लास्ट में क्या बनाया जाता है, कानून। और कानून इसलिए बनाया जाता है कि जो समाज में परिवर्तन हो चुके हैं उसके साथ रहा जाए, माने ये नहीं कि बैक में नहीं। तो इस प्रकार आपका जो सर हेनरी मेन का सिद्धांत था, तो फिर एक बार लास्ट लाइन बता दिया जाए। सर हेनरी मेन ने समाज को दो भागों में बांटा था और उसमें विधि का विकास कैसे होता है ये मुख्य रूप से बताया। फिर चरण एक बार याद कर लीजिए भाई। पहला चरण कौन था, थेमिस्ट। दूसरा चरण कौन था, प्रथा। तीसरा चरण कौन था, विधि का ज्ञान किसके द्वारा, पुरोहितों द्वारा। चौथा चरण कौन था, संहिताकरण। पांचवा कौन था, फिक्शन। छठवां कौन था, साम्य। और अंत में कानून बना दे संसद जल्दी से जल्दी, तो क्या कहलाएगा, विधायन या आपका लेजिस्लेशन। ये आपका बताया गया था भाई, यानी कि ये आपका समाप्त हो गया। देखिए अब आगे बढ़ा जाए भाई। सर हेनरी मेन में, सर हेनरी मेन ने आपका जब समाजों का अध्ययन किया तो उन समाजों में उन्होंने एक और बात पाई। अब समाज का पहले तोड़ लिया जाए। एक इन्होंने बताया कि कैसा समाज, प्राचीन। और दूसरा इन्होंने बताया विकासशील समाज, विकासशील समाज बताया। अब प्राचीन समाज में 4 चरण तक और विकासशील में कितने तक, 7, यानी कि टोटल चरण कितने हुए इनके, 7। देखिए इन्होंने तमाम किताबें लिखी। जो इनकी पहली कृति थी या पहली किताब थी वह आई आपका 1861 ईस्वी में। ये भी किताब पूछी जा चुकी है और उस किताब का नाम था एंशिएंट लॉ। एंशिएंट लॉ यानी कि प्राचीन विधि। उस किताब का क्या नाम था, एंशिएंट लॉ नाम था भाई, याद करिएगा, ये पूछा गया है। एंशिएंट लॉ नामक किताब किसने लिखी, तो किसने लिखी, सर हेनरी मेन ने। पहली कृति इनकी क्या थी, एंशिएंट लॉ थी। और किस सन में इन्होंने लिखा, तो 1861 में। जब इन्होंने एंशिएंट लॉ में जब किताब ये लिखी तो उसमें इन्होंने एक बात कही, और वह बात ये कही कि अब तक, देखिए इसी शब्द को, अब तक विकासशील समाजों का विकास पारिस्थिति से संविदा की ओर रहा है, संविदा की ओर रहा है। यानी कि अब तक विकासशील समाजों का विकास स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की ओर रहा है, यानी कि पारिस्थिति से संविदा की ओर। एक एक शब्दों को आपको मथना है। देखिए सबसे पहले अब तक देखा जाए। अब तक का मतलब ये हुआ कि जो 1861 में इन्होंने किताब लिखी, चूँकि उसी किताब में इन्होंने यह सिद्धांत दिया, अतः अब तक का मतलब हुआ कि जो इनका सिद्धांत था वह किस सन के आधार पर दिया गया, 1861 के पहले की स्थिति के आधार पर। याद रखें कब तक के आधार पर ये सिद्धांत है। अब तक शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है और अब तक का मतलब ये हुआ कि इनका सिद्धांत 1861 तक निकाले गए निष्कर्षों पर आधारित है। अब 1861 यानी कि 1861 के बाद क्या नियम है ये बाद में पढ़ा जाएगा, पहले इनका सिद्धांत तो देखिए। तो अब तक का मतलब क्या हुआ, कब तक,
1861 तक, ये याद रखना है पहला, बाद में नहीं, बाद में हम बताएंगे, अभी इनके सिद्धांत के बाद। अब तक विकासशील समाजों का विकास, तो जो दूसरा क्वेश्चन अटैक करता है कि सर हेनरी मेन ने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का जब सिद्धांत दिया तो ये सिद्धांत किस समाज के लिए दिया, प्राचीन समाज, विकासशील समाज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये सिद्धांत किस के लिए दिया है, क्या लिखा गया है, प्रोग्रेसिव यानी कि विकासशील। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये सिद्धांत आदिम समाज के लिए नहीं है, किसके लिए है, विकासशील। अब तक विकासशील समाजों का विकास, अगला आया पारिस्थिति से कहाँ की ओर रहा है, संविदा की ओर, यानी कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की ओर रहा है। तो अब आपको दो शब्दों को जानना है, एक आपका स्टेटस क्या होता है और जो दूसरा शब्द जानना है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए, जो हैसियत होती है या पारिस्थिति कहा जाता है, इंग्लिश में आपका स्टेटस कहा जाता है। जो हैसियत होती है या आपका पारिस्थिति होती है, तो हैसियत में व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है, व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता, उसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता और वह दूसरे पर डिपेंड करता है, दूसरे पर निर्भर करता है। यानी कि सर हेनरी मेन के अनुसार हैसियत में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती, और जबकि संविदा में व्यक्ति क्या होता है, स्वतंत्र। यानी कि हैसियत में व्यक्ति की इच्छा दूसरे की इच्छा पर निर्भर करती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। तो उदारवादी कौन है, कॉन्ट्रैक्ट, और आपका कठोरवादी कौन है, हैसियत। तो सर हेनरी मेन ये कहते हैं कि विकासशील समाज के विकास में यह देखा गया कि धीरे धीरे हैसियत या स्टेटस या पारिस्थिति भंग होने लगी और व्यक्ति स्वतंत्र होने लगे, और उनकी स्वतंत्रता या व्यक्तित्व आप उनका स्वयं का व्यक्तित्व होने लगा और किसी दूसरे पर वह निर्भर नहीं करते थे। इसका उत्तम उदाहरण अगर हम वर्तमान समय में देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण आईपीसी की धारा 497 मिलता है। देखिए, आपका एक उदाहरण से इसको समझिए, तब आगे 7-8 उदाहरण बताए जाएंगे। इसी को आपका मथना है, बस स्टेटस टू कहाँ ले जाना है और फिर आपका बैक गियर में आना है, कहाँ से कहाँ तक, संविदा से क्या, ये नहीं कि आपका यहीं, फिर बैक गियर में भी आना है, रिवर्स गियर में। तो ध्यान से देखिए, एक मैं उदाहरण पहले बता दूं जो सबसे वर्तमान में आपका अटैकिंग उदाहरण है और आपका क्वेश्चन पूछा भी जाता है। वह मैं उदाहरण एक पहले बता रहा हूं, आईपीसी की धारा आपका 497। देखिए भाई आपका इसको, देखिए आईपीसी की धारा 497 बताया जाए। आईपीसी की धारा 497 में एडल्ट्री या जारकर या जारता के अपराध को दंडनीय बनाया गया था है नहीं, क्या मैं बता रहा हूँ, था। इसमें देखिए आपका ए पति है और बी पत्नी है, और पत्नी की सहमत से सी बी से रिलेशन बनाता है और पति सहमत नहीं रहता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पति पत्नी के बीच में आपका एक और आ जाता है, कौन, जार, जार, यानी कि आपका सी आ जाता है, और सी ए की सम्मत के बिना बी से रिलेशन बनाता है। ऐसी दशा में आईपीसी की धारा 497 ये बताती थी, देखिए क्या बताती थी,
497 ये बताते थे कि स्त्री दंड की भागी नहीं होगी और ये जो जार हैं यही दंड का क्या होगा, भागी होगा। और इसमें जो पीड़ित होगा, विक्टिम होगा, आहत होगा, यानी कि जिसके प्रति अपराध किया हुआ माना जाएगा वह पति होगा। यानी कि पीड़ित कौन होगा, पति चाहे तो सी के खिलाफ मुकदमा करे और चाहे तो शांत बैठ जाए, ये कानून था। तो जोसेफ साइन जो एक NRI था, यानी कि अनिवासी भारतीय था, उसने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और ये कहा कि हजूर ये कहाँ की समता है कि अगर पुरुष भी दोषी, स्त्री भी बराबर की दोषी, तो केवल पुरुष दंडित हो, स्त्री दंडित न हो, और स्त्री मुकदमा न करके पीड़ित पति होता है, तो क्या पति की इच्छा पर पत्नी की इच्छा निर्भर करेगी? ये तो पति की इच्छा पर किसकी इच्छा निर्भर कर ली, पत्नी की। यानी कि पति चाहे तो जार के खिलाफ क्या करे, मुकदमा करे या न करे, और पति सहमत हो जाए तो कोई अपराध नहीं। तो क्या पति की इच्छा पर पत्नी की इच्छा निर्भर करेगी? ये तो दास्ता है, स्टेटस है, हैसियत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन की बात को स्वीकार किया और ये कहा कि पत्नी की इच्छा पति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, पहला वाक्य। दूसरा, पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है, पत्नी का व्यक्तित्व स्वतंत्र है और यह अपराध नहीं अब माना जाएगा क्योंकि पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है, दासी नहीं है और पत्नी का व्यक्तित्व क्या है, स्वतंत्र। तो बताइए किस जो सर हेनरी मेन का सिद्धांत है कि पत्नी किस पर निर्भर करती थी, ए पर, पति पर, यानी कि पत्नी की वो हैसियत थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हैसियत को भंग किया और पत्नी को क्या दे दी, आज़ादी। तो आज़ादी किस में रहता है, संविधान में ज़्यादा आज़ादी रहती है और स्टेटस में आज़ादी नहीं रहती। तो सर हेनरी मेन ने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए तमाम उदाहरण दिया और उन्हीं उदाहरणों को एक एक करके हमें चलना है और उन्हीं को वर्तमान समय में कानून में भी अप्लाई करना है। एक जगह नहीं, भारत में कानून में भी अप्लाई करना है। आइए देखा जाए आपका पहले स्त्रियों मने और बच्चों के बारे में भारत से ही शुरू किया जाए। सर हेनरी मेन ये बता रहे हैं कि मैंने कई देशों का इन्होंने उदाहरण दिया, तो हम कहाँ से पहले शुरू करते हैं, भारत से ही। भारत में इन्होंने तमाम उदाहरण प्राचीन काल के दिए, जहाँ की शुरुआती दौर में चाहे बच्चे हों या पत्नी हो, उनकी जो इच्छा थी वह पति के या पिता के इच्छा पर निर्भर करती थी और बाद में बच्चे और पत्नी पिता की इच्छा से मुक्त हो गए, यानी कि स्वतंत्र हो गए। तो अब कैसे स्वतंत्र हुए, इसका 2-3 उदाहरण आपका हिंदू लॉ में देखिए। पहले हिंदू लॉ में ये सबसे पहले द्रौपदी का उदाहरण बताते हैं कि आपका महाभारत में द्रौपदी को पांडव जुए में हार गए थे, तो ऐसी दशा में आपका हैसियत थी, यानी कि पत्नी का व्यक्तित्व स्वतंत्र नहीं था। पति को ये हक था कि अपनी पत्नी को भी जुए में क्या हो जाए, हार जाए। लेकिन धीरे धीरे ये हैसियत है, धीरे धीरे इसमें विकास हुआ और पत्नी को अब जुए में हारा नहीं जा सकता, यानी कि पत्नी स्वतंत्र हो गई। स्वतंत्र का मतलब ये हुआ कि अब कॉन्ट्रैक्ट संविदा से किस ओर बढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट में स्वतंत्रता रहती है। दूसरा उदाहरण ये नचिकेता का देते हैं
कि नचिकेता को उसके पिता ने आपका यमराज को दे दिया था कि ले जाओ, यानी कि पुत्र को किसी को दे दिया जाए कि ले जाओ। तीसरा उदाहरण ये हरिश्चंद्र जी का देते हैं, जिसमें उन्होंने आपका ये बताया है सर हेनरी मेन ने कि उन्होंने अपने बच्चों और बीबी को क्या किया, बेच दिया था। तो क्या आज बेचा जा सकता है? वह पति पिता की हैसियत थी। आज पति और आज आपका बच्चे और पत्नी क्या हैं? स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, बेचा नहीं जा सकता। दूसरा ये उदाहरण बताते हैं, दासों का बताते हैं। देखिए दासता पर भी काफ़ी आपका माने भाई पढ़ाने के तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा बहुत साठ ही करना पड़ेगा। दूसरा ये बताते हैं दास पर। देखिए दास एक प्रकार के दासों को आप लोग भी फिल्मों में देखे होंगे। दास मतलब गुलाम। दासों को मनुष्य माना ही नहीं जाता था, दासों को संपत्ति मानी जाती थी। और प्राचीन फिल्में देखिए तो दासों को जिस प्रकार इस समय आम और आलू और टमाटर बेचे जा रहे हैं, उसी प्रकार मंडी लगती थी और दासों को क्या किया जाता था? खरीदा बेचा जाता था। तो सर हेनरी मेन कह रहे हैं कि ये मालिक की हैसियत थी कि वह दासों को क्या कर सके, बेच सके। लेकिन ये हैसियत धीरे धीरे भंग हुई और दासों को मानव माना गया और मानव के सभी अधिकार किसको दिए गए? दासों को। और आज पूरे विश्व में दासता प्रतिबंधित है और यहाँ तक कि भारत में भी दासों का व्यापार करना प्रतिबंधित है। और 2013 में आईपीसी की धारा 370 यानी कि 370 कौन सी धारा? आईपीसी की मानव के दुर्व्यापार यानी कि क्रय विक्रय को दंडित करती है। यानी कि दासों की स्थिति में संविदा की ओर आए तो क्या हुआ? सुधार। और दास प्रथा क्या हुई? धीरे धीरे समाप्त। इसके बाद बच्चों स्त्रियों की स्थिति आ जाइए। जहाँ तक स्त्रियों की स्थिति है, आपका हर एक माने आपका इंग्लैंड में भी, यूरोप में भी और मुस्लिम विद में भी स्त्रियों को स्वतंत्रता ज़्यादा नहीं थी। उसकी स्वतंत्रता यानी कि पति की इच्छा पर निर्भर करती थी। तो इसका भी उदाहरण 2-3 देखना है। इंग्लैंड में पति और पत्नी एक व्यक्ति माने जाते हैं। आज भी कुछ दशाओं में इंग्लैंड में पति और पत्नी आपका कुछ दशाओं में आज भी एक व्यक्ति माने जाते हैं, दो नहीं। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन बनता है कि आखिर देखिए 2-3 क्वेश्चन भी निकाला जाए आईपीसी इत्यादि से। जो आपका राजस्थान जे में बना था वह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर बना था, आपराधिक षड्यंत्र पर। इंग्लैंड में पति और पत्नी एक व्यक्ति माने जाते हैं कुछ माने मामलों में। अतः अगर पति और पत्नी ही साजिश रचते हैं तो वह साजिश के लिए दंडित नहीं होंगे। यानी कि आज भी इंग्लैंड में ये नियम है, याद रखिए, ये नहीं कि अभी समाप्त हो गया पूरी तरह। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में पति और पत्नी का जो अस्तित्व है, पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वह एक नहीं है, बल्कि पति और पत्नी क्या माने जाते हैं? पृथक व्यक्ति माने जाते हैं। और अगर यही आपका राजस्थान में पूछा गया था, अगर पति और पत्नी आपस में ही मिलकर साजिश रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दंड के क्या होंगे? भागी। इंग्लैंड में नहीं होंगे। तुरंत एविडेंस में क्वेश्चन अच्छा बनता है कि साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि पति पत्नी पृथक व्यक्ति हैं, एक व्यक्तित्व नहीं है, अलग अलग हैं,
तो भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 मार्क कराइएगा। कौन सा? यानी कि पति अलग हैसियत रखता है, पत्नी अलग, पत्नी की इच्छा पति पर निर्भर नहीं करती। ये एविडेंस के किस आपका सेक्शन से निकलता है? 120। ये नया क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि स्त्रियों को भी देखिए, मुस्लिम लॉ में भी आप देख सकते हैं, स्त्रियों को उत्तराधिकार से वंचित किया गया था, लेकिन पैगंबर साहब ने जब आए तो इस हैसियत में सुधार किए और अब स्त्रियां भी क्या पा रही हैं मुस्लिम विधि में? उत्तराधिकार। आप और भी देख सकते हैं, अभी भी सुधार हो रहा है, यह नहीं कि समाप्त हो गया। भारत में भी आप देख सकते हैं स्त्रियों की स्थिति। पुत्रियों को सहदायकी संपत्ति में हिंदू लॉ में हिस्सा नहीं दिया जाता था, लेकिन 2006 में 2005 में संशोधन हुआ, 6 में लागू हुआ। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया और कोपार्सनरी या सहदायकी या समासिता संपत्ति में अब पुत्रियां भी पुत्र के बराबर क्या पाएंगी? हिस्सा। यानी कि आज भी ये प्रक्रिया जारी है कि हैसियत को भंग किया जाए और लोगों को ज़्यादा अधिकार दिया जाए। ये सब उदाहरण इसी के हैं। अगला ये आपका कह सकते हैं कि अगला देखा जाए ज्येष्ठाधिकार। ज्येष्ठाधिकार का नियम समझिए भाई। देखिए, यह नियम इंग्लैंड में भी है, कुछ हिंदू लॉ में भी हैं और मुस्लिम लॉ में भी। थोड़ा तीनों जगह से समझने का प्रयास करिए। मुस्लिम लॉ में जो आपका सबसे बड़ा लड़का होता है वह पिता अपने पिता की सबसे बड़ा लड़का होने की हैसियत के आधार पर अपने पिता के कुछ संपत्तियों को पाने का हकदार होता है, जैसे कुरान हो गया, तलवार हो गया इत्यादि। तो वह उसकी संविदा नहीं है, वह उसकी क्या है? हैसियत आज भी है। हिंदू लॉ में भी कुछ हद तक ज्येष्ठाधिकार यानी कि सबसे बड़ा पुत्र कुछ अलग हक पाने का अधिकार रखता है, और इंग्लैंड में भी यही नियम था कि जो बड़ा पुत्र होता था उसे हिस्सा क्या मिलता था? ज़्यादा। लेकिन ये स्टेटस था, परिस्थिति थी। और क्या परिस्थिति थी कि बड़े पुत्र हैं तो इनको प्रश्रय क्या मिलेगा? ज़्यादा। लेकिन सर हेनरी मेन कहते हैं कि समाज आपका स्टेटस टू कहाँ बढ़ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हैसियत भंग हुई और सभी लड़कों को अब हैसियत भंग होगी तो क्या होगा? बराबर हक मिलेगा, यानी कि सबको कैसा हक मिला? बराबर। फिर आपका ये तो आपका बताया गया, कह सकते हैं कि आपका ये स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट पर 6-7 उदाहरण बताए गए। यानी कि लास्ट लाइन ये निकली इस सिद्धांत की कि सर हेनरी मेन के अनुसार विकासशील समाजों में अब जो विकास हुआ है, पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता हैसियत पर निर्भर करती थी और व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा नहीं थी, लेकिन ये हैसियत धीरे धीरे क्या होती जाती है? ब्रीच होती जाती है। व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र इच्छा हो जाती है, तो किस ओर व्यक्ति बढ़ने लगता है? संविदा की ओर। लेकिन अब इसके उल्टा चलना है। लेकिन प्रोफेसर एलन ने आपका इनके सिद्धांत पर कमेंट किया है और ये कहा है कि वर्तमान समय में जो सोसाइटी है वह रिवर्स गियर में जा रही है, अर्थात पुनः समाज संविदा से परिस्थिति की ओर जा रहा है। यानी कि रिवर्स गियर का मतलब क्या हुआ कि संविदा से अब समाज कहाँ जा रहा है? पुनः परिस्थिति की ओर। लेकिन अब की जो परिस्थिति है ये गुलामी का नहीं, ये आपका दास्ता का प्रतीक नहीं है,
अब की परिस्थिति में व्यक्ति के हक दिए जाते हैं और व्यक्ति के अधिकारों की क्या की जाती है, रक्षा। यानी कि उदास वाला नहीं कि हैसियत आ जाए। बताएंगे अभी 4-5 उदाहरण। यानी कि आपका कोटेशन जो प्री के लिए भी याद रखना है। अगर परिस्थिति से कॉन्ट्रैक्ट आए, यानी कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट आए, तो किसको मार कराएंगे, मेन को। और इसी का रिवर्स गियर आ जाए कि कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस का सिद्धांत किसने दिया, तो सर हेनरी मेन न मारकर किसको मारना है, आपका प्रोफेसर एलन। भाई रटना पड़ेगा दोनों, रिवर्स गियर। अब कैसे रिवर्स गियर में चल रहा है समाज, इस पर 7-8 उदाहरण इस पर भी देखने हैं, अच्छे से देखिए। अब फिर आपका संविदा से किस ओर समाज बढ़ रहा है, हैसियत की ओर। यानी कि व्यक्ति को जो अधिकार वर्तमान में दिए जा रहे हैं, कुछ अधिकार स्वतंत्रता या संविदा के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी हैसियत के आधार पर दिए जा रहे हैं। और आज की जो हैसियत है वह प्राचीन काल की हैसियत से भिन्न है। आज की हैसियत आपका कह सकते हैं कि स्वतंत्र इच्छा और अधिकारों की क्या करती है, रक्षा। और पहले की हैसियत गुलामी की प्रतीक थी, जैसे दास प्रथा इत्यादि। तो आइए इस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस देखना है वर्तमान समय में। इस पर देखिए आपका क्या क्या उदाहरण देना है। आपका मानक संविदा का उदाहरण देना है, मानक संविदा या स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। जो दूसरा उदाहरण आपका देना है, आपका रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण पर उदाहरण देना है। तीसरा जो उदाहरण देना है आपका कर्मकार और नियोजक, कर्मकार और किसका, नियोजक का उदाहरण देना है, यानी कि कर्मकार और नियोजक का। चौथा जो उदाहरण देना है आपका न्यूनतम मजदूरी का हमें उदाहरण देखना है। देखिए भाई आपका सर हेनरी मेन का संविधान में थोड़ा छूट गया है, उसको बता दिया जाए तब इस पर आ जाए। फिर एक बार देखिए सर हेनरी मेन के सिद्धांतों को, बैक हो जाइए फिर इसको देखते हैं। 1-2 लाइन छूट गया है आपका, कोरिलेशन केवल छूटा है, अन्य तो बता दिया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बताना है। सर हेनरी मेन के सिद्धांतों को भारत के संविधान में आपका अप्लाई किया गया है और प्राचीन काल का नियम काफ़ी बदल गया है। और इसके लिए कम से कम 3 अनुच्छेद पढ़ेंगे। एक आपका अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत कर दिया गया 17, बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा और गुलामी का यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, और बच्चों का शोषण न हो कौन सा, 24। ये सभी जो अनुच्छेद हैं ये स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की ओर इशारा करते हैं और ये कार्य करना दंडनीय है। और आपका तमाम कानून इस पर क्या किए गए हैं वर्तमान में, उतना कानून संविधान में पढ़ा जाता है, तमाम कानून बने हैं। फिर आइए भाई रिवर्स गियर में देखा जाए। वर्तमान समय में जो आपका मामला चल रहा है, प्रोफेसर एलन ये कहते हैं कि फिर समाज रिवर्स गियर में चल रहा है, फिर बैक हो रहा है। और अब सिद्धांत क्या है कि पुनः एक बार समाज कॉन्ट्रैक्ट से किस ओर बढ़ रहा है, स्टेटस की ओर, हैसियत की ओर। और आज की हैसियत स्वतंत्रता की द्योतक है, स्वतंत्र इच्छा की द्योतक है और लोगों के अधिकारों की क्या करती है, रक्षा। वो हैसियत ना समझ लीजिएगा प्राचीन काल वाला। तो हमें आपका 4-5 उदाहरण पहले देखिए, उसके बाद आपका अन्य उदाहरण बताए जाएंगे। देखिए आपका पहला मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट।
स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं मानक संविदा। इसको समझने का प्रयास करिए। मानक संविदा होती क्या है ये पहले जानिए। भाई संविदा अधिनियम में देखिए, आपका पढ़ाते समय में लगता है छूट गया है। आपका संविदा नियम शुरुआती दौर में पढ़ाया गया था, लेकिन स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट अलग था, छूट गया, हो सकता है छूटा हो। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ, रेलवे का उदाहरण देखिए, सबसे अच्छा रहेगा। आप रेलवे में रिजर्वेशन कराने जाते हैं। रेलवे कंपनी एक छपा छपाया क्या दे देती है, प्रपत्र यानी कि कागज। आप उसको भरिए, उसमें कंडीशन रहती हैं, यानी कि एक पक्षकार आप पर शर्तें लाद देता है और आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय ये कि उसकी सभी शर्तों को क्या कर लिया जाए, मान लिया। भाई क्या रेलवे कंपनी से कभी आपने कहा है शर्तें पढ़कर कि ये शर्तें आपकी सही नहीं है, कि आप स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं? बाध्य होते हैं, और कोई उपाय नहीं है। भाई ना रिजर्वेशन कराइए, रेलवे कंपनी कह देगी। अब इसी को आपका स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि एक पक्षकार आपका छपा छपाया प्रपत्र दे दिया, शर्त बता दिया, और आपका कोई आपकी इच्छा नहीं, आप मजबूर हैं कि उन शर्तों को क्या करिए, पालन करिए, और उन शर्तों को मानिए। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसी ठीक है भाई, संविदा स्वतंत्रता है, सभी लोग शर्तें लगा सकते हैं, रेलवे कंपनी ने लगाया। अब फिर यहीं आपका रिवर्स गियर में जाना है। जो न्यायालयों का विचार है वे ये कहते हैं कि ठीक है, आपने रेलवे कंपनी से माने संविदा की, और रेलवे कंपनी आपके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अगर रेलवे कंपनी की शर्तें अनुचित हैं, लोकनीति के विरुद्ध हैं, यानी कि पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध हैं, तो न्यायालय उन शर्तों को मानने से क्या कर देगा, इनकार। भले ही आपने अपनी इच्छा से रेलवे कंपनी से क्या किया हो, समझौता। और आपका कॉन्ट्रैक्ट में केस भी बताया गया था, लिली व्हाइट वर्सेज मोनू स्वामी, जहाँ की कोर्ट वाला था। यानी कि आपका स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक उदाहरण दिया गया, और वह उदाहरण कौन दिया गया, तो सबसे पहले रेलवे कंपनी का। आपकी इच्छा नहीं है, आप बाध्य हैं, लेकिन न्यायालय आपका उन शर्तों को क्या कर सकता है, मानने से इनकार, जो क्या है, अनुचित। कहीं भी जाइए, जैसे आयोग का फार्म निकल रहा है, उस पर भी देख लिया जाए भाई उदाहरण। आयोग का फार्म निकला, छपा छपाया फार्म है इंटरनेट पर, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बाध्य हैं कि सभी शर्तों को क्या करिए, अंत में साइन भी कराया जाता है कि मैं घोषणा करता हूं कि सभी बातें सत्य हैं और सभी शर्तों को मैं क्या कर रहा हूं। अब ऐसी दशा में दिमाग में ये रखना है कि अगर लोक सेवा आयोग की शर्तें मनमानी हैं, तो क्या न्यायालय उन शर्तों को मान्यता देंगे कि नहीं? नहीं देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने, बिहार आयोग का ही मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने, बिहार आयोग ने ये निकाला कि भाई जो जनरल की मेरिट और ओबीसी की इत्यादि की मेरिट रहेगी 5% से अधिक का, उसमें अंतर नहीं होगा इस बार। और रिजल्ट जब निकला तो जनरल का पूरा सीट निकला, माने प्री में, और ओबीसी एससी एसटी की जितना भर्ती थी उससे भी कम लोग सफल हुए। इस बात को सुप्रीम कोर्ट में लड़कों ने चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को, इन शर्तों को अवैध माना। यानी कि मानक संविदा का मतलब ये हुआ कि एक आपको कोई विकल्प नहीं है, दूसरा आप पे क्या थोप दे रहा है, शर्तें, तो न्यायालय इन शर्तों से हमारी क्या करता है, रक्षा। दूसरा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, आपका इंटरव्यू में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, कि जो रिजर्वेशन संविधान के तहत आपका दिया गया है,
वह जो रिजर्वेशन है वह कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है कि स्टेटस पर, यानी कि लोगों की हैसियत के आधार पर सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है कि उनकी स्वतंत्रता के आधार पर। किस आधार पर दिया गया है भाई? स्वतंत्रता कहाँ भाई? हैसियत पर दिया गया है, स्वतंत्रता पर नहीं दिया गया है, हैसियत स्टेटस पर दिया गया है। फिर एक बार देखिए, समाज के जिन वर्गों की हैसियत, फिर एक बार देखिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है उनको ही रिजर्वेशन दिया गया है, अर्थात माने जो बैकवर्ड हैं ओबीसी। अतः ऐसी दशा में अगर स्वतंत्रता रहती तो कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। तो एलन का भी कोटेशन सही है कि वर्तमान समय में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह आपका हैसियत से निर्धारित होता है और हैसियत के आधार पर आपका भारत में भी ओबीसी, एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन आज की हैसियत समाज में क्या लाने के लिए है? समता, स्वतंत्रता, ले गुलामी नहीं। क्या लाने के लिए दिया गया है कि इन वर्गों के लोग भी समाज में क्या हो जाएं? बराबर आ जाएं, गुलामी के लिए नहीं। तो दूसरा उदाहरण आपका रिजर्वेशन बताया गया रिवर्स गियर में कि अब संविदा से किस ओर बढ़ रहा है समाज? परास्थिति। तीसरा कर्मकार और नियोजक, यानी कि कंपनियों में आ जाइए, फैक्ट्रियों में आ जाइए। देखिए फैक्ट्रियों में भाई, अगर फैक्ट्रियों में स्वतंत्रता होती तो क्या होता? तो जो फैक्ट्री का मालिक होता वह कर्मकारों से यानी कि श्रमिकों से श्रमिकों को अपने कंपनी में रखता, फैक्ट्री में रखता और मनमाना आपका शर्तें लगा देता। लेकिन कानून कहता है कि नियोजक को स्वतंत्रता नहीं है और आपका तमाम कानून बनाए गए हैं जिनका पालन करने के लिए नियोजक बाध्य हैं और नियोजक उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर उल्लंघन करने की छूट दे दी जाती तो लोगों का शोषण क्या होता? माने मालिकों द्वारा ज़्यादा। जैसे न्यूनतम मजदूरी हुई, सबका बीमा कराइए, इतने से अधिक श्रमिक हैं तो इतना आपका पीएफ फंड में कटेगा, तमाम नियम है। अगर स्वतंत्रता रहती तो ये कुछ नहीं होता। यानी कि वर्तमान समय में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कानून मालिक पर कुछ कर्तव्य लगा देता है। ये स्वतंत्रता नहीं बल्कि किस पर आधारित है? हैसियत पर। अंत में आपका न्यूनतम मजदूरी। देखिए अगर स्वतंत्रता या संविदा होती तो मनमाना मजदूरी चलती, जितनी इच्छा उतनी मजदूरी, यानी कि काम कराया जाता, 1 रुपया दिया जाता, 2 रुपया। लेकिन आपका हैसियत ही है कि ये बता देती है कि कम से कम इतना मजदूरी पर डे देना क्या होगा? आवश्यक। यानी कि कुल मिलाकर आपका कठिन जरूर था भाई, लेकिन फिर भी एक बार बता दिया जाए आपका कि लास्ट में बता दिया जाए एकदम आसान भाषा में। भाई ये तो लीगल भाषा में सब बताया गया और उदाहरण की भरमार ही चलना है जूरिस्प्रूडेंस में। अगर कोई कहे कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, तो जो स्टेटस या हैसियत होती है जो सर है नए मेन के अनुसार, उसमें गुलामी होती है। गुलामी मतलब कि व्यक्ति की इच्छा स्वतंत्र नहीं रहती, वह उसकी इच्छा किस पर निर्भर करती है? दूसरे पर। अगर ये कहा जाए कि व्यक्ति स्वतंत्र है, इसका मतलब कि संविदा मतलब कि अपने मन से जो चाहे सो करे। लेकिन ये देखा जाने लगा कि स्वतंत्रता का लोग नाजायज फायदा उठा रहे थे, तो एलन ने कहा कि अब पुनः समाज किस में जा रहा है? रिवर्स गियर में। अब वर्तमान में आपका कुछ जगहों पर, हमेशा नहीं, कुछ मामलों में व्यक्ति के जो अधिकार हैं वह संविदा से नहीं, उनकी स्वतंत्र इच्छा से नहीं,
बल्कि किस पर निर्भर करते हैं, हैसियत पर। जैसे कि रेलवे कंपनी अगर स्वतंत्र होती तो मनमाना मनमाना शर्त लगा देती। जैसे कि आपका मालिक है, कर्मकारों को रखते और वेतन 1 रुपया देते। तो हैसियत संविदा स्वतंत्रता नहीं, इनकी हैसियत है कि ये करें। लेकिन वर्तमान समय की जो हैसियत है वो समाज में आपका स्वतंत्रता लाने, समाज को शोषण से बचाने और समाज में समता लाने के लिए है। यानी कि उस समय की हैसियत गुलामी का प्रतीक था और इस समय की हैसियत क्या है, स्वतंत्रता लाने के लिए है, व्यक्ति के अधिकार की क्या करने के लिए, रक्षा। ये याद रखना है उस समय और इस समय। देखिए आपका अब लास्ट में आपका चलना है कि ऐतिहासिक विचारधारा का भारत में कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है। यानी कि लास्ट में आपका चलना है, आज ये ख़त्म कर दिया जाए भाई हिस्टोरिकल स्कूल। ऐतिहासिक विचारधारा के मानने वालों को भारत में कहाँ कहाँ प्रश्रय दिया गया है। तो फिर एक बार आप कंसेप्ट बनाइए। ऐतिहासिक विचारधारा ये कहती है कि जो समाज की प्रथा या कस्टम होता है, जो समाज की क्या होती हैं, रूढ़ होती है, जो समाज की परंपरा होती है, यानी कि ट्रेडिशन होता है, यही कानून है। यही क्या है, कानून है। और इसका ये कानून समाज बनाता है और लोग इन प्रथाओं, रूढ़ियों या परंपराओं का पालन क्यों करते हैं, क्योंकि इन पर सोशल प्रेशर होता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन दंडित करेगा हमें, समाज। ये बताया गया था। अब प्रथा और रूढ़ि को क्या भारतीय कानूनों में विधि का बल प्राप्त है कि नहीं, यही हमें देखना है। और एक क्वेश्चन निश्चित बनेगा आपका बिहार जे में भी इस बार बना था एविडेंस में। तो जिन जिन कानूनों में प्रथा और रूढ़ि को संरक्षण दिया गया है भारत में, उन सभी कानूनों को एक जगह एकत्र करना पड़ेगा अंत में। और देखिए सबसे पहले मैं चलता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि संविधान से, क्योंकि सबसे बड़ा कानून कौन है हमारा, संविधान। तो क्या भारतीय संविधान में प्रथा और रूढ़ि को विधि माना गया है कि नहीं, निश्चित रूप से माना गया है। अनुच्छेद 13(3)(a) में ध्यान से देखिए भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, फोन कर रहा है यार, हेलो, हाँ बताइए हो, हाँ बताइए। अभी हम बात करते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए आपका सबसे पहले आपको देखना है संविधान कि क्या ऐतिहासिक विचारधारा का जो मत है हमारा संविधान मान्यता देता है कि नहीं, मान्यता देता है। और किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 13(3)(a) में। और हमारा संविधान बता देता है, 2 शब्दों का यूज इसमें, 8 शब्द दिए गए हैं जो कानून का जिन्हें दर्जा दिया गया है। और उन 8 शब्दों में कस्टम और यूजेज यानी कि प्रथा और रूढ़ 2 शब्द हैं जिसको कि कानून का बल प्राप्त है। तो क्या प्रथा और रूढ़ को संविधान कानून मानता है कि नहीं, मानता है। और किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 13(3) के किस में, ए। इसी प्रकार जो धार्मिक प्रथाएं हैं, धार्मिक रीति रिवाज हैं, उनको भी मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में दी गई है आपका। फिर अल्पसंख्यकों की जो संस्कृति इत्यादि हैं 29 और किस अनुच्छेद में, 30 में। ये जरूर लिखेंगे आपका कौन सा, अनुच्छेद 13(3)(a)।
फिर आपका अनुच्छेद 25 से 30 तक इसमें समाहित है। हल्का हल्का ही बताया जाए। आ जाइए मुस्लिम विधि में देखा जाए। ये तो आपका संविधान निकला। मुस्लिम विधि में भी प्रथाओं को कानून का दर्जा प्राप्त है और जो परंपराएं चल रही थी पैगंबर साहब के जन्म के पूर्व ही, और पैगंबर साहब ने जिन प्रथाओं को प्रतिषिद्ध नहीं किया, आज वे प्रथाएं भी अरब समाज में क्या रखती हैं, विधि का बल रखती हैं। यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने सभी रूढ़ियों और प्रथाओं को नहीं नष्ट किया। कुछ प्रथाएं जो अरब समाज में वो क्या रही, चलती रही, आज भी चल रही हैं, लेकिन कुछ जो अनैतिक प्रथाएं थी उनको उन्होंने क्या किया, रोक दिया। आपका इसमें शक नहीं है। कुछ ही प्रथाओं को मना किया, कुछ आज भी क्या है, तो वह आपका ऐतिहासिक वालों की देन है। आप अगला देख सकते हैं हिंदू लॉ में। हिंदू लॉ में तो भाई तमाम उदाहरण मिल जाते हैं। हर एक कानून में प्रथा पर ज़्यादा निर्भर करता है, लेकिन आपका एक उदाहरण केवल 7 स्टेप का बताया जाए, सप्तपदी का बताया जाए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 7 में जो 7 स्टेप हैं, सप्तपदी हैं, उसको मान्यता दी गई है। यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 में जो पवित्र अग्नि के समझ 7 फेरे लगाते हुए विवाह करने का जो कस्टम है, उसको क्या दिया गया है, मान्यता। इसके बाद आपका हिंदू लॉ हो गया, थोड़ा मुस्लिम लॉ, थोड़ा संविधान को रिलेट हो गया। तो अंत में आपका कह सकते हैं कि एविडेंस को, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में भी सेक्शन 1 में प्रथाओं को मान्यता दी गई है। तो संविदा अधिनियम की धारा में 1 इसमें। फिर आपका टीपीए की धारा 2, धारा केवल बता दिया जाए इधर, टीपीए की धारा में 2 में, तमाम कानूनों में उतना विस्तृत भाई एलएलएम में आप पढ़ेंगे उतना आपका कंपटीशन के लिए भाई संभव नहीं है। बस ये आदमी ये बता सकता है कि यहाँ है, और जो एलएलएम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल में। लास्ट आपका एविडेंस में बता दिया, ये जो पूछा जाता है वो लिख लीजिए अलग से। साक्ष्य अधिनियम में प्रथा तथा रूढ़ि को कहाँ कहाँ मान्यता दी गई है। ये एक क्वेश्चन झारखंड में भी बना था और आपका बिहार में भी, ये जरूर लिख लीजिए। साक्ष्य अधिनियम में लिखिए भाई कहाँ कहाँ मान्यता है। तो पहला धारा लिखिए साक्ष्य अधिनियम की 13 यानी कि 13 हो गया। इसके बाद 32 का क्लास 4, अभी पूछा भी गया था बिहार में, 32 का क्लास 4 यानी कि 32 और पोस्ट में 4। इसके बाद धारा 32 का क्लास 7 यानी कि 7, 32 का क्लास कौन सा, 7 लिख लिए। इसके बाद 48, धारा 48। इसके बाद जो धार्मिक या संस्थाओं की प्रथाएं हैं वह 49 लिखिए, ये भी आपका झारखंड बना था। 48 के बाद लिख लिए 49। इसके बाद आपका लिखिए धारा 92 का परंतुक नंबर 5, धारा 92 का प्रोविजो परंतुक नंबर 5। वैसे आपका जो शुरुआती दौर की 4-5 धाराएं हैं वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन नया क्वेश्चन आपका कहाँ से बन सकता है, आपका 92 का परंतु कौन सा, 5। आपका देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। सतर्क रहना, एविडेंस में प्रथा और रूढ़ि कहाँ है, तो सब धाराएं में क्या किया, एक जगह एकत्र करवा दिया। तो रेस्ट ले लीजिए। तो भाई ग्राम पंचायत लिखवाया जाएगा आपका, बता दिया जाए। लेक्चर पूरा हो गया है, आज और कल 2 दिन लिखवाया जाएगा, फिर सोमवार से नया सब्जेक्ट शुरू होगा।